हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। मतलब नया चैप्टर मीन्स वही नया टॉपिक हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब नॉर्मली अगर हम छोटे से शब्दों में बोले, बिजली। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट। उसका फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको शायद, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसकी वजह से करंट फ्लो करता है, चार्ज का जो डिफरेंस होता है, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका सिंबल होता है V और जिसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। मतलब एक यूनिट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क लगता है, जितना काम होता है, वही इसका क्या कहलाता है? पोटेंशियल। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें ऐसे ही। चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड। पहले एग्जांपल फर्स्ट की बात करेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट में हम देखेंगे आपका, एक मिनट, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर है आपका 12 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट कह रहा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एक करंट है 0.5 एम्पियर जो किसी बल्ब में फ्लो हो रहा है 10 मिनट का। एग्जांपल फर्स्ट, करंट है I है 0.5 एम्पियर और कितना टाइम है आपका? टाइम दे रहा है आपका लगभग 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब है 60 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 600 सेकंड। तो उसने बोला कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q पूछा है तो Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T, है ना? T इधर चला जाएगा तो I कितना है आपका? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600, पॉइंट हटा के नीचे 10, ये 1 और ये 2 से कैंसिल होगा 300। Q इज इक्वल टू 300 कूलम। 300 कूलम, समझ आया? चार्ज जानते हैं? चार्ज पैदा कैसे होता है? चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज का जो अमाउंट होता है वो याद रखिएगा। उनका अमाउंट होता है 1.6 into में 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर एक प्रोटॉन हो सकता है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों का चार्ज होता है 1.6 into में 10 की पावर -19। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चंस, पूछूं एक अलग क्वेश्चन है, हाउ मेनी चार्ज इन 1 कूलम। 1 कूलम, एक कूलम में कितना चार्ज होता है? कैसे पता लगेगा एक कूलम में कितना चार्ज होता है? तो एक कूलम में चार्ज होता है Q। ये आपका क्वेश्चन है, ये चार्ज नहीं है। क्वेश्चन 2 ये एग्जांपल था, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ये खुद से मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है कि एक कूलम में कितना चार्ज होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल है, मल्टीप्लाई में 1.6 into में 10 की पावर -19। ये फॉर्मूला होता है। टोटल चार्ज कितना पता लगेगा उसका? जितने नंबर ऑफ एक में, जैसे ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक किलो में वजन
एग्जाम्पल के तौर पे 1 किलो में वजन 5 ग्राम, 3 किलो में वजन 15 ग्राम, 4 किलो में वजन 20 ग्राम, 5 किलो में वजन 25 ग्राम, 10 किलो में वजन कितना हो जाएगा 50 ग्राम। 1 किलो में अगर 5 ग्राम तो एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव, उसका चार्ज कितना है, तो उसका चार्ज कितना है, तो टोटल अगर एक का चार्ज कितना है तो 5 का चार्ज कितना होगा 5 को से मल्टीप्लाई, 10 का चार्ज कितना होगा 10 को से मल्टीप्लाई। तो कह रहा है 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन समझ आया, जैसे कि मैंने केले वाला बोला कि 1 केले में वजन 5 ग्राम, 3 केले में वजन 15 ग्राम, 4 केले में वजन 20 ग्राम, और मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछूं तो बताओ 50 ग्राम में कितने केले होंगे, 50 ग्राम में कितने केले होंगे, तो 50 ग्राम को कैसे डिवाइड कर देंगे, 1 ग्राम के वजन से, जिसे 5 कहते हैं, डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा केले, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी चार्ज, तो ये पूछा गया नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, वैसे लिख लिया मैंने x 1.6 into में 10 की पावर -19, टोटल चार्ज कितना है 1 गुना है ना, 1 गुना, तो x इज इक्वल टू 1/1.6 into में 10 की पावर -19। और ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे पावर अगर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में किया जा सकता है, उसे इन्वर्स कर दें, x 1.6 into में 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 का मतलब 10 को 10 को 19 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 से, है ना। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर लगा सकता हूं मैं 10, तो आई थिंक कुछ ऐसा होगा, कैलकुलेशन देखो बस यहां पर कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 10 into में 10 की पावर 18 लिख रहा हूं, 19 में से निकाल दूंगा 16 में बचा, ये आएगा 8, ये आएगा 5, ये आएगा 4 और ये आएगा 5, ये भी 2 से, हाँ हो गया 4, तो इसका मतलब 5 5 is 25 अपॉन 4 into में 10 की पावर 18, फिर कैंसिल करेंगे 6.25, तो x is equal to 6.25 into में 10 की पावर 18 पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं, इतने। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन होते और पॉजिटिव चार्ज होता तो प्रोटॉन है, तो इतने प्रोटॉन हैं जो मिलाकर टोटल कितना चार्ज बना रहे, 1 कूलम चार्ज बना रहे, कितना चार्ज बना रहे 1 कूलम, ठीक है। और एक और चीज अगर मैं आपसे बोलूं जब भी हम नंबर की बात करेंगे तो पॉइंट डेसिमल में, तो डेसिमल में नहीं होता कि एग्जैक्ट फिगर में होता है नंबर में, जैसे 6 5, तो अप्रॉक्स करके 6 into में 10 की पावर 18 अप्रॉक्स ऐसा लिखकर छोड़ देंगे, डिजिट में नहीं होता ये सीधा, मतलब डेसिमल में नहीं होता आंसर, रियल नंबर में होता है। तो ये क्वेश्चन सही मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि इसमें दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ब्लू क्वेश्चंस कह सकते हैं इसका, ब्लू क्वेश्चंस नंबर 3, पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 200, बड़ा अच्छा नंबर है 200। इस तरह के नंबर बड़े अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोई भी आप नोटबुक खोलो 200 100 50 51 11 101, ये फिगर बड़ा अट्रैक्टिव फिगर होता है, आप लोग शायद समझते होंगे। इंडियन कल्चर में, इंडियन कल्चर में इस चीज की बड़ी वैल्यू है, 11 21 51। एक और क्वेश्चन जिसका नाम आपको एग्जांपल 1 के बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाला एग्जांपल 2, फिर ओम्स लॉ कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कह रहा था हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम अक्रॉस द 2.7 पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। कह रहा 2 कूलम चार्ज को हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। मतलब अगर मैं बात करूं ये पॉइंट है, यहां से यहां तक मुझे चार्ज ले जाना है 2 कूलम चार्ज, कितना चार्ज ले जाना है 2 कूलम चार्ज, है ना। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, वो है आपका 12 वोल्ट। कितने वोल्ट का है 12 वोल्ट। तो कह रहा है वर्क कितना लगेगा यहां से यहां तक ले जाने में, ए पॉइंट से इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट
तो हमें बताइए पोटेंशियल V इज इक्वल टू में आपका W अपॉन Q, W पूछा है तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई में Q। V कितना है आपका 12, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, कितना चार्ज लेके जा रहे हैं 2 कूलम, 12 दूनी 24, 24 जूल, कितना वर्क लगा 24 जूल, आंसर, सिंपल सी बात। चलिए अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है तो मैं सीधा ओम्स लॉ के ऊपर पहुंचूंगा। इसकी बात कर रहा हूं मैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता क्या है आपका, कौन सा लॉ आपका ओम्स लॉ। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। देखिए ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ गिवन मेटालिक वायर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, चलिए मैं यहां लिखता हूं, ये पॉइंट ए है और ये वायर गई इस तरह से ले गया मैं, ये ले गया, ये ले गया, ये ले गया, ये 2 पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ मेटालिक वायर इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम V बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो ऑफ करंट के, फ्लो ऑफ करंट के। इसमें से करंट उतना ही फ्लो होगा जितना इसके बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मैंने पानी का कुछ बताया था, पानी उतनी ही तेजी से एक टंकी से दूसरी टंकी में जाएगा, पानी उतनी ही तेजी से एक टंकी से दूसरी टंकी में जाएगा जितना उनके बीच पानी में डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वाटर डिफरेंस होगा। अगर पानी में अंतर ज्यादा है तो पानी तेजी से जाएगा, अगर पानी में अंतर कम है तो पानी धीरे धीरे जाएगा। तो ये भी वही कह रहे हैं कि इस वायर के अंदर करंट उतना ही फ्लो होगा, करंट उतना ही बहेगा, उतना ही जाएगा जितना इस किसी भी वायर के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही है ना पानी वाले से रिलेट करके जो मैंने आपको बताया था वैसे ही कुछ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ गिवन मेटालिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड 2 वायर के बीच में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के, समझ आया। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं तो लगाते हैं इक्वल और उसके साथ एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू लगाते हैं, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब इसका फिक्स साइन लगाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास R आता है, कौन सा आता है R। तो R है क्या R, फॉर्मूला बन गया हमारे पास V इज इक्वल टू RI या फिर V इज इक्वल टू IR। बुकों में अक्सर IR की फॉर्म में लिखा होता है, एक ही बात है V और I का मल्टीप्लाई। I समझ आ गया, V समझ आ गया, R क्या है। R है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस समझते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, रुकावट, किसी चीज को रोकना। तो जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो होगा तो उस मटेरियल, वो मटेरियल या वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन के या फिर उस करंट के फ्लो होने को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। क्या करेगा रोकेगा। जितना ज्यादा रोकने की क्षमता होगी उस मटेरियल में, हर मटेरियल में अपनी अपनी क्षमता होती है। कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन, कोई मटेरियल करंट को बहने नहीं देता, रोक देता है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। कुछ मटेरियल में रोकने की क्षमताएं कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने को रोक ही नहीं पाता, आराम से चली जाती है ना। तो जिस मटेरियल में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जिस मटेरियल में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। और रेजिस्टेंस समझ आया, देखिए इसकी डेफिनेशन लिखता हूं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस is a property of materials, properties of material which resist
फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट वो किसको रजिस्ट करती है? करंट के फ्लो होने को। समझ आया? जिसका सिंबल है इस तरह से, सिंबल ये है रेजिस्टेंस। चल रेजिस्टेंस की जो यूनिट है इसकी यूनिट भी लिख दो। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और जिसका सिंबल होता है इस तरह से। समझ आया? ये इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का। समझ आया? तो रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। यह हर पदार्थ, हर वस्तु या हर चीज का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने को रोकता है, करंट के फ्लो होने को रोकता है। जिस मटेरियल में, जिस पदार्थ में ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। समझ आया? तो रेजिस्टेंस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, क्या लिखा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम तीन तरह के मटेरियल को डिराइव कर सकते हैं। मटेरियल भी तीन तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें लो हो, एक ऐसा जिसमें हाई हो, एक ऐसा जिसमें एवरेज हो, नहीं ज्यादा नहीं। जिसमें रेजिस्टेंस लो होगा वो क्या हो जाएंगे? कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कंडक्टर इज the device which can flow the device which can easily flow, which can easily support the flow of current। या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टर वो सब डिवाइस है, वो सारे मटेरियल है, वो सारे पदार्थ जो करंट को आसानी से पास कर देते हैं, बोलते हैं कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस लो होता है। हाई फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा तो इन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे लकड़ी में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि करंट को फ्लो नहीं होने देता। जैसे प्लास्टिक का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जैसे कांच, जैसे ड्राई पेपर, जैसे स्टोन, पत्थर, इन सब के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते। एक होता है एवरेज। एवरेज के अंदर हम पढ़ते हैं, ये बेटा हमें एवरेज के अंदर हम पढ़ते हैं अलॉय। क्या पढ़ते हैं हम? अलॉय। एवरेज अलॉय पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अलॉय एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस एवरेज होता है, जिनके अंदर रेजिस्टेंस कैसा होता है? एवरेज, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो हमारी डेली लाइफ में बड़ा यूज होते हैं ये अलॉय। अब बात आती है कि अलॉय डेली लाइफ में कैसे यूज होते हैं। अलॉय से अलग अलग तरह के मटेरियल बनते हैं। होता क्या है, इसके अंदर से करंट इजीली फ्लो, इसमें से कैन नॉट फ्लो, और इसमें से फ्लो बट करंट कैन इजीली फ्लो, करंट नॉट इजीली फ्लो, करंट कैन फ्लो। इसमें से करंट फ्लो होता है, करंट कैन फ्लो, बट particles of materials, particle of material can vibrate on their positions, and generate heat, which can use us as a different form, मतलब क्या रहा है? एलॉय एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस ना ही बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। अगर उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो उनके पार्टिकल्स, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उस मटेरियल के जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे, अपनी पोजीशन वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेट होने की वजह से उनके अंदर से हीट जनरेट होगी।
एंड जनरेट हीट पैदा करेंगे, और उस हीट को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में प्रेस, कपड़े प्रेस करते हैं ना, इस्त्री कहते हैं उसे, तो उसे जैसे आप लगाएंगे, जैसे आप सर्किट में लगाएंगे, किसी प्लग में लगाएंगे, तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसका जो इस तरह का कुछ हिस्सा होता है, इस तरह का कुछ हिस्सा, ये अपने आप हीट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, क्योंकि ये किसका बना होता है, एलॉय का। किसका बना होता है, एलॉय। आपके घर में गीजर होगा, गीजर आपने देखा होगा, आपके घर में टोस्टर होंगे, ब्रेड को गर्म करने वाले, आपके घर में हेयर ड्रायर होगा, आपके घर में हीटर होगा, हीटर। ये सब के सब किसके बनते हैं, एलॉय के। किसके बनते हैं, एलॉय, क्योंकि एलॉय के अंदर क्या होता है आपका, एलॉय के अंदर होता है एवरेज रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से उसके पार्टिकल्स को हिलाती हुई जाती है, और हिलने की वजह से, वाइब्रेट होने की वजह से वो क्या जनरेट करते हैं, हीट। समझ आया? तो देखिए यहां तक हो गया आपका। देखो, और इस पूरे कंटेंट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के अंदर मैं बात करूंगा ये दो पॉइंट है, जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पर ये डंडा बड़ा होगा, ठीक, और जहां पर पोटेंशियल कम होगा वहां पर ये छोटा होगा। और यहां से इस तरह से चार्ज इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये जो साइन है ना, ये चार्ज की है, किसके हैं आपके, चार्ज की, या फिर इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से चलेगा, क्योंकि नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, नेगेटिव से चलेगा, और पॉजिटिव पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से चलेगा, पॉजिटिव पर जाएगा, लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव से चलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, आगे तरफ जाता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। समझ आया? और जिसका जो बड़ा वाला साइन होता है वो बड़े पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव। इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और अगर मैं बहुत सारे सेल लगा दूं इसे बोलेंगे बैटरी। एक लगा तो सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बोलते हैं बैटरी। अगर इसके अंदर मैं कोई डिवाइस लगा दूं, जैसे पंखा, फैन में हर मटेरियल के अंदर अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जब लगाया जाएगा तो देखो उसका साइन कुछ ऐसा होगा, ठीक। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है इस सर्किट में, ये मुझे कैसे पता लगेगा? इसे पता लगाने के लिए मुझे एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, और उसे देखो मैं इस तरह से गोला बनाऊंगा और ए लिखूंगा, उसे बोलते हैं एमीटर। एमीटर जो करंट को मेजर करता है, एमीटर जो किसे मेजर करता है? करंट को। अगर मुझे पता करना होगा कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके साथ में एक और चीज लगा सकता हूं जिसका नाम है V, वोल्ट मीटर। समझ आया? A यूज होता है करंट को पता लगाने के लिए, V यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को पता लगाने के लिए, और ये जो साइन है ये किसी भी डिवाइस का साइन है जिसे हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर सीधे रेजिस्टेंस की फॉर्म में दिखा सकते हैं, 5 ओम 6 ओम। अगली क्लास में इसको न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको और समझ आने लगेगा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट बहुत सिंपल सी बात है ना, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी वायर में करंट उतना ही फ्लो होगा जितना उस वायर के पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, देखते रहिए, समझते रहिए। बहुत ज्यादा नहीं करा था अपनी वीडियो में, लेकिन जितना करा था आपको बहुत इजीली समझ आएगा। डाउट हो कमेंट कीजिए। चलिए, अच्छा बच्चों, टेक केयर, एंजॉय कीजिए लॉकडाउन का, घर का आनंद लीजिए, मजे लीजिए और खुश रहिए। जीवन में एक चीज के लिए हम आए हैं, याद रखना, पढ़ना जैसे खाना जरूरी है ऐसे पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जरूरी है, खुशी, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हैप्पीनेस है तो आप समझ लीजिए यूनिक है।
हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में कुछ हो ना हो लेकिन हैप्पीनेस जरूर होनी चाहिए और आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्वीट सी स्माइल जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। अच्छा बच्चों, हो गया ये सब चीजें? चलिए अब नेक्स्ट क्लास